हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम यूपी पीसीएस 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है दृष्टि आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये आपका टेस्ट नंबर 4 है, जिसके अंतर्गत हम लोग जीएस और करंट अफेयर वाले सेक्शन को कवर करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट या वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें जीएस के साथ साथ करंट अफेयर वाले सेक्शन को भी कवर किया जाएगा और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं 110 क्वेश्चन जो है आपके जीएस से देखने को मिलेंगे, 110 क्वेश्चन जीएस से, और इसमें से 40 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। तो जो भी प्रैक्टिस सेट्स आप लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें जीएस के साथ साथ करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आपके साथ में कवर होते चल रहे हैं। और यूपीपीसीएस का जैसा कि आप लोगों को पता ही है, कम से कम एक साल या 1.5 साल तक के क्वेश्चन जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है प्रॉपर अच्छे से करंट अफेयर को कवर किया गया है, इसलिए यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसे आप लोग सॉल्व करिए। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें और किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यह जो वीडियो है बाइलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के नाम से। तो जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं सारे टेस्ट आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगे। बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एआई संचालित स्वायत्त उपग्रहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उपग्रह निगरानी और मरम्मत कार्यों के लिए निरंतर मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रखता है। इन उपग्रहों का उद्देश्य भूमध्य रेखीय कक्षा जो जियो है, आपका जियो स्टेशनरी इक्विटेरियल ऑर्बिट और निम्न पृथ्वी कक्षा एलईओ लो अर्थ ऑर्बिट स्तरीय निगरानी प्रणाली स्थापित करता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प इसके बारे में सही है। जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित संचालित जो उपग्रह होते हैं यह स्वतः संचालन के लिए डिजाइन किए जाते हैं और यह स्व निगरानी करते हैं, दोषों का पता लगाते हैं और यहाँ तक कि स्वतंत्र रूप से उनके अंदर जो कमियां होती हैं उनको ये सही करने में भी सक्षम होते हैं। तो पहला विकल्प तो आपका सही हो जाएगा। दूसरे की अगर हम बात करें, यह जो उपग्रह है यह रणनीतिक रक्षा के उद्देश्य से, जैसे आपका जियो हो गया, एलईओ हो गया, यह दोनों कक्षाओं को कवर करते हैं। कह सकते हैं कि दोनों कक्षाओं में इनकी स्थापना की जाती है और यह एक बहुस्तरीय निगरानी प्रणाली का निर्माण करते हैं, जिससे कि किसी भी देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को क्या किया जा सके, मजबूत किया जा सके। तो इसके बारे में दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखिए, एसएसआई मंत्र क्या है। एसएसआई मंत्र क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए विकसित एक नेविगेशन प्रणाली है। डीआरडीओ द्वारा शुरू किया गया एक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम है। कृषि में सटीक खेती के लिए उपयोग किया जाने वाला एक एआई उपकरण है या फिर एक स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यह एक स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, एसएसआई मंत्र जो है भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित की गई एक सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली है और इसे एसएस इनोवेशन द्वारा बनाया गया है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? दक्ष या क्या है? आईईडी निष्क्रिय करता है और सीढ़ियां चढ़ने वाले डिफेंस रोबोट के रूप में कार्य करता है। कह सकते हैं कि यह एक डिफेंस रोबोट है। व्योम मित्र या इसरो द्वारा अंतरिक्ष मिशन के लिए विकसित ह्यूमनाइड रोबोट है। मानव भारत का पहला इंटरएक्टिव क्षमताओं वाला 3D प्रिंटेड ह्यूमनाइड है। और रोबोकॉप यह वेयर हाउस स्वचालन के लिए डिजाइन किया गया एक औद्योगिक रोबोट है। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? गलत पूछा है तो गलत आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रोबोकॉप। रोबोकॉप जो है ये आपका सही नहीं है। ठीक है, बात करें अगर हम रोबोकॉप की अगर हम बात करें तो ये रोबोकॉप क्या है? रोबोकॉप एक ऐसा कोई औद्योगिक या वेयर हाउस संचालन के लिए बना रोबोट नहीं है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें हैदराबाद की कंपनी एच बॉट्स रोबोटिक्स द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यह जन सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट और बम डिटेक्शन में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करने के लिए इसका विकास किया गया कि इसका रोबोकॉप का। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। बाकी विकल्प आपके सही है तीनों, यही गलत है। गलत पूछा था तो ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्ल्ड रोबोटिक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वार्षिक औद्योगिक रोबोट स्थापना में भारत की जो वैश्विक रैंक है वो क्या है? तीसरी है, सातवीं है, पांचवी है या फिर 10वीं है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। भारत इस मामले में 7वें नंबर पे है। भारत इस मामले में 7वें नंबर पे है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा।
ऑप्शन सी इसका सही है। और यह जो है अगर हम बात करें, यह रिपोर्ट 2024 में प्रकाशित किया गया था और 24 में रोबोटिक्स की स्थापना के संदर्भ में देशों की रैंकिंग क्या है उस आधार पर यह जो है रैंक प्रदान किया गया था इसमें, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें अगर हम बात करें तो यह जो है भारत की जो रोबोटिक्स प्रणाली है अब भी विकासशील चरण की स्थिति में है और यह चीन, जापान, जर्मनी और जो भी अग्रणी देश हैं इनसे इस मामले में बहुत पीछे है, ठीक है। तो इस मामले में चीन हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, यह अग्रणी देश के रूप में है और भारत की रैंकिंग इसमें 7वीं है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन IESA ने 2024 में भारत की सेमीकंडक्टर उद्योग का अनुमानित जो बाजार मूल्य है वो कितना बताया था? $25 बिलियन, $52 बिलियन, $75 बिलियन या फिर $103 बिलियन। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, $52 बिलियन। ऑप्शन बी इसका सही। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जेवर में डिस्प्ले ड्राइव चिप यूनिट स्थापित करने के लिए स्वीकृत संयुक्त उद्यम किन कंपनियों का है? टाटा और पावर चिप, अदानी और पावर टाटा सेमीकंडक्टर, HCL और फॉक्सकॉन, माइक्रोन और CG पावर। इन दोनों कंपनियों के संयुक्त उद्यम से जेवर अर्थात ग्रेटर नोएडा में एक जो डिस्प्ले ड्राइव चिप यूनिट की स्थापना की जा रही है उसमें किसकी साझेदारी से इसका स्थापना किया गया है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, HCL और फॉक्सकॉन ने साझेदारी करके जेवर में इसका स्थापना किया। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही है। साथियों, जिन लोगों को भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दिया गया है, आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर ज्वाइन ना करना हो तो भी एक बार आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है, कितने टेक्स्ट दिए जा रहे हैं, ठीक है, किस किस कोचिंग के टेक्स्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी वो सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे जो प्रैक्टिस सेट वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। लेकिन हाँ यही है कि यहाँ पे टाइमली कराया जाएगा और वहाँ पे सारे प्रैक्टिस सेट जो अब तक हो चुके हैं सारे कोचिंग के वो प्रोवाइड करा दिए गए हैं और आगे जो जैसे होते रहेंगे वो वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही कम प्राइस पे, बहुत ही टेलीग्राम की अगर हम बात करें तो टेलीग्राम का सबसे कम प्राइस है जहाँ पे आप लोगों को वो सारे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया गया, ठीक। तो जैसा भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत में व्यावसायिक कृषि के लिए कौन सी आनुवांशिक रूप से संशोधित GM फसल को अनुमोदन प्राप्त है? गोल्डन राइस, BT बैगन, BT कपास या फिर GM सरसों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, BT कपास। देखिए, जेनेटिक मॉडिफाइड GM फसलों में ये वे फसल होते हैं जिनके अनुवांशिक पदार्थ जो DNA है उनको जानबूझकर बदल दिया जाता है और इस प्रकार का जो संशोधन है फसल को उच्च उपज देने के लिए या फिर रोग के प्रति उसकी जो प्रतिबद्धता है उसे बनाए रखने के लिए या फिर जो शुष्कता मतलब जल के प्रति जो जल उसके लिए जो अनिवार्य होता है, अधिक चाहिए होता है, उसके प्रति मतलब सूखा प्रवर बनाने के लिए, उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो विशिष्ट खरपतवार नाशकों के प्रति सहनशील बनाने के लिए उसे मुख्य रूप से मॉडिफाई किया जाता है। और भारत सरकार द्वारा अब तक केवल एक GM फसल जो BT कपास है इसी की व्यावसायिक कृषि को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी गई है। यह इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, भारत में GM फसलों की अगर हम बात करें तो व्यावसायिक स्तर पर केवल एक फसल है जिसकी मंजूरी उत्पादन करने के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई है और वो है आपका BT कपास, ठीक है, BT कपास। ऑप्शन सी हो जाएगा। CRISPR-Cas9 तकनीक का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? DNA फिंगरप्रिंटिंग, निष्पादित DNA संपादन, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन की पहचान और RNA संश्लेषण। देखिए, CRISPR-Cas9 से रिलेटेड CRISPR-Cas9 लिख करके UPPCS में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक, सीधे सीधे CRISPR-Cas9 से। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बताइए जो CRISPR-Cas9 है ये क्या है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें CRISPR-Cas9 की, यह एक निष्पादित DNA संपादन है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। CRISPR-Cas9 यह एक अभूतपूर्व जीन संपादन तकनीक है जो वैज्ञानिकों को DNA के विशिष्ट स्थानों को बेहद सटीकता के साथ काटने और उसे संशोधित करने की अनुमति देता है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तरंग का आवर्तकाल T किस भौतिक राशि को दर्शाता है? तरंग की गति को, एक तरंग का चक्र द्वारा तय की गई दूरी को, एक पूर्ण कंपन या चक्र में लगे समय को, प्रति सेकेंड तरंग के चक्रों की संख्या को। तरंग का आवर्तकाल जो T है किस भौतिक राशि को दर्शाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक पूर्ण कंपन या चक्र में लगे समय को दर्शाता है तरंग का आवर्तकाल T। सही आंसर इसका सी है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सामान्य परिस्थिति में पदार्थ की कौन सी अवस्था का घनत्व लगभग स्थिर रहता है? गैस, द्रव,
ठोस या फिर प्लाज्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, द्रव का। देखिए द्रव में कण जो होते हैं वो सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं, इसके कारण सामान्य तापमान एवं दाब पर इसका जो घनत्व है लगभग स्थिर रहता है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से रहने वाले एक कोशिकीय जीवों का अवलोकन एवं वर्णन किया था? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक या फिर पुरकिंजे? किसके द्वारा किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा सबसे पहले इसका अवलोकन और उसका उल्लेख या फिर वर्णन किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था? अगर समय पूछ ले 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ये जो कि एक डच वैज्ञानिक है, इन्होंने सूक्ष्मदर्शी के एक उन्नत संस्करण का उपयोग करके तालाब के जल में सूक्ष्म जीवों का अवलोकन किया था। सही आंसर इसका सी है। समय भी याद रखेगा 1674। और इसकी इनकी अगर हम बात करें, यह एक डच वैज्ञानिक थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज युक्त कोशिका भित्ति का प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रजनन में सहायता करना, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करना, कोशिका विभाजन को नियंत्रित करना या फिर संरचनात्मक सामर्थ्य प्रदान करना? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संरचनात्मक सामर्थ्य प्रदान करना। यह मुख्य रूप से जो कोशिका भित्ति है इसका कार्य है, कोशिका भित्ति का कार्य है। ठीक है, और पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, आप लोगों को पता ही है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम यह केवल तभी छड़ के आकार की संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं जब कोशिका विभाजन होने वाली होती है, तभी यह छड़ के रूप में दिखाई देते हैं। जीन अर्थात डीएनए के कार्यात्मक खंड होते हैं जो आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशिष्ट आकार जो सीमा है वो कितनी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जो आकार होती है वो कितनी होती है? 1 से लेकर के 10 म्यूएम। ठीक है, 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर के बराबर होती है। ऑप्शन बी इसका सही है। किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि यह पाचक एंजाइमों का उपयोग करके कोशिका को स्वयं नष्ट करने की क्षमता रखती है? राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम झिल्ली की अगर हम बात करें, यह खुरदरी अंतःप्रद्रवी जलिका द्वारा, जो अंतःप्रद्रवी जलिका जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, इसके द्वारा निर्मित पाचक एंजाइमों से भरी होती है। यह एंजाइम बाहरी सामग्री जैसे जीवाणु और क्षतिग्रस्त जो कोशिकांग होती हैं इनको तोड़ने में मदद करती है। कोशिकांग क्षति या चयापचय संबंधी जो गड़बड़ी होती है इसकी स्थिति में लाइसोसोम फट जाता है और इन शक्तिशाली एंजाइमों को कोशिका द्रव में छोड़ सकते हैं, जिससे कि कोशिका का स्वतः पाचन या सेल्फ जो डाइजेशन है वो हो जाता है। ठीक है, और यही वजह है कि इसे स्व-विनाशकारी क्षमता के कारण इसे कोशिका जो लाइसोसोम है इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। एटीपी शब्द किसे संदर्भित करता है? एटीपी शब्द किसे संदर्भित करता है अर्थात एटीपी का फुल फॉर्म क्या है ये पूछ रहा है इसमें। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एटीपी की अगर हम बात करें इसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। ऑप्शन बी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? लाइसोसोम, अंतःद्रवी जलिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी उपकरण? किसे कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ऊर्जा उत्पादन का प्राथमिक स्थल होता है, प्राथमिक मुख्य स्रोत होता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट है जिसमें क्लोरोफिल होता है और यह प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। ल्यूकोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों जैसे स्टार्च, तेल और प्रोटीन का संग्रहण करता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही है। और इनके बारे में अगर हम थोड़ा देखें तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट का एक उपकरण होता है जो एक पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले रंगीन प्लास्टिड कहलाते हैं और यह
क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो हरित वर्णक होता है और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करता है और इसके द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं। और इसमें पीला और नारंगी जो कैरोटीनॉइड होता है यह अन्य वर्णक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा, याद रखेगा। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाओं जो वैक्यूल्स होते हैं इनका प्रमुख कार्य क्या है? यह टर्गिडिटी प्रदान करना और आवश्यक पदार्थों का भंडारण करते हैं, आनुवांशिक सूचना संग्रहित करते हैं, कोशिका विभाजन को नियंत्रित करते हैं, पौधे के सभी भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। कौन इसके कार्य हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह टर्गिडिटी प्रदान करते हैं और आवश्यक पदार्थों का भंडारण करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है। कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अधिकांश कोशिकाएं वृद्धि के लिए विभाजित होती हैं समसूत्र या माइटोसिस कहा जाता है। माइटोसिस में एक मृत कोशिका विभाजित होकर के 4 पुत्र कोशिकाएं बनाती हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक है, कारण गलत है। कारण गलत क्यों है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो अर्धसूत्री या फिर मियोसिस, यह जो है अर्धसूत्री या मियोसिस होता है जबकि समसूत्री नहीं होता है। इसमें क्या क्या है? माइटोसिस नहीं बल्कि मियोसिस होता है। ठीक, अर्धसूत्री जो केवल जनन कोशिकाओं में होती है। मातृ कोशिका 2 बार विभाजित होकर के 4 पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मूल संख्या से आधी होती है और यह कमी यौन प्रजनन के दौरान युग्मकों के संयोजन पर गुणसूत्र संख्या बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। तो यह जो विशेषता बताई गई है यह माइटोसिस की विशेषता नहीं है बल्कि मियोसिस की विशेषता है। किसकी विशेषता है? मियोसिस की। ठीक है, यह आपकी मियोसिस की विशेषता है। बाकी दूसरा, पहला सही है, दूसरा गलत। किस पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन कहलाता है? वाष्पीकरण, विगलन, संघनन या फिर ऊर्ध्वपातन? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, जैसे कपूर हो गया। ठीक है, जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। निसार निम्नलिखित में से किन की संयुक्त पहल है? निसार जो उपग्रह छोड़ा गया था या किन 2 अंतरिक्ष स्पेस जो है, अंतरिक्ष है मतलब जो कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, इनका एक संयुक्त उपक्रम है भारत और रूस का, या भारत जापान का, भारत अमेरिका या फिर भारत और फ्रांस? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह इसरो। यह जो है अगर हम बात करें तो यह इसरो और नासा का संयुक्त पहल है। ठीक है, इसरो और नासा का संयुक्त पहल है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। कुछ राशियां दी गई हैं और इसकी इकाई मात्रक दिया गया है। तापमान, इसकी इकाई या फिर मात्रक, तापमान का इकाई या फिर मात्रक क्या होता है? इसका होता है केल्विन, अर्थात जिसे के से इंडिकेट किया गया है। ठीक है, केल्विन। भार की अगर हम बात करें, भार का होता है न्यूटन, भार का न्यूटन होता है। द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और आयतन का होता है मीटर। आयतन का वर्ग मीटर होता है। ठीक है, वर्ग मीटर। तो इसका जो सही आंसर है 1 2 3 4 ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलयन में विलय कणों को निस्यंदन की प्रक्रिया द्वारा मिश्रण से अलग किया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? विलयन में विलय कणों को निस्यंदन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है जिससे यह प्रदर्शित होता है कि यह विलयन स्थिर है। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निलंबन का गुण नहीं है? निलंबन का गुण कौन सा नहीं है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन में विलय कण नग्न आंखों के लिए अदृश्य होते हैं। निलंबन कण प्रकाश की किरण को प्रकटित करता है। विलय कणों को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। निलंबन में विलय कण नग्न आंखों के लिए अदृश्य होते हैं, ये बात गलत है। बाकी तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। निलंबन की अगर हम बात करें तो यह विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें विलय कण घुलनशील नहीं होते हैं बल्कि नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं और यह जो कण होते हैं यह प्रकाश का प्रकीर्णन करने में सक्षम होते हैं, स्थिर अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें मिश्रण स्थिर होता है।
मिश्रण जो है अस्थिर होता है, इसमें निस्यंदन की प्रक्रिया से आसानी से पृथक किया जा सकता है। सही आंसर भी हो जाएगा। या आंखों से अदृश्य नहीं होते हैं बल्कि आंखों से ही देखा जा सकता है। ठीक है, क्लोराइड के कुछ प्रकार दिए गए, उदाहरण दिया गया इसे आपको, क्लोराइड के प्रकार और उदाहरण है, इसे आपको सम्मिलित करना है। एरोसोल की बात करें, एरोसोल जो गैस में तरल, यह किसका उदाहरण है? एरोसोल गैस में तरल, यह कोहरा धुंध का उदाहरण है, कोहरा कुहासा का उदाहरण है। इमल्सन तरल में तरल, यह किसका उदाहरण है? इमल्सन की अगर हम बात करें तो दूध, फेम, क्रीम जो है इसका उदाहरण है। फोम तरल में गैस, यह जो है किसका है? यह जो है शेविंग क्रीम का उदाहरण है। ठोस सोल या ठोस में ठोस, यह किसका उदाहरण है? यह जो है रंगीन रत्न, दूधिया कांच जो है इसका उदाहरण है। सही आंसर ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन से धातु के सामान्य गुण है? यह तन्य और आधात वर्धनीय होते हैं, या ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, या चमकीली और प्रतिध्वनिपूर्ण होती है, या फिर उपरोक्त में से सभी। कौन सी गुण जो है धातु के गुण हैं, कौन इसमें से धातु के गुण हैं यह बताना है। और इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अर्थात ये सभी जो है धातु के गुण हैं, सभी धातु के गुण हैं। निम्नलिखित में से कौन अधातु का उदाहरण नहीं है? कौन अधातु का उदाहरण नहीं है? ऑक्सीजन, पोटेशियम, आयोडीन या फिर क्लोरीन। कौन इसमें से अधातु का उदाहरण नहीं है? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पोटेशियम। ठीक है, धातुओं के कुछ गुण जो होते हैं उनकी अगर हम बात करें कि धातुओं में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, जैसे वे विभिन्न रंगों के हो सकते हैं, ये ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं, उसके साथ साथ यह चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आधात वर्धनीय नहीं होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन इत्यादि, ये सभी जो है किसके उदाहरण है? ये सभी धातुओं के सामान्य गुण हैं। ठीक, और पोटेशियम एक धातु है और यह चांदी की तरह सफेद और अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के साथ आवर्त सारणी में इसे क्षार धातुओं के तहत वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी। पोटेशियम क्या है? पोटेशियम की अगर हम बात करें तो यह एक धातु है, पोटेशियम है एक धातु, बाकी ऑक्सीजन, आयोडीन और क्लोरीन यह तीनों अधातु हैं, तीनों जो है अधातु हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिश्रण को सरल भौतिक तरीकों से पृथक किया जा सकता है, जबकि यौगिक को पृथक करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं की आवश्यकता होती है। यौगिक में हमेशा अपने घटक तत्वों के गुणों बने रहते हैं, यौगिक में हमेशा अपने घटक तत्वों के जो गुण हैं वो बने रहते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? देखिए, बात करें अगर हम यौगिक की, यौगिक तत्वों के अपने गुण नहीं रह जाते हैं और एक पूरी तरह से नई पदार्थ बनाते हैं। जैसे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक, लेकिन जब रासायनिक रूप से एक निश्चित अनुपात में या संयुक्त होते हैं तो जल अर्थात पूरी तरह से अलग गुण का निर्माण करते हैं, और यौगिक में अपने घटक तत्वों के गुण नहीं पाए जाते हैं, अर्थात नहीं रह जाते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा सी। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? कौन विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर, तेल और जल, जल में घुली चीनी। कौन इसमें से बताना है विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल में घुली चीनी। जैसे चीनी को अगर आप जल में घुलते हैं तो वह जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। चीनी घोलने के बाद जल में आप ये पता नहीं कर सकते जब तक कि उसको आप टेस्ट ना करें, चाहे वो मुंह के माध्यम से, ठीक है, चख करके या फिर से अन्य किसी माध्यम से, जब तक उसे आप चेक नहीं करेंगे आप नहीं पता कर पाएंगे कि इसमें चीनी घुला है या कुछ और घुला है। ठीक है, तो जल में जो चीनी है यह विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। बाकी सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन यह विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। नमक में सल्फर, तेल में जल, ये सभी विषमांगी मिश्रण का उदाहरण, जबकि जल में चीनी का घुलना यह समांगी मिश्रण का उदाहरण है। सही आंसर डी हो जाएगा। सही आंसर इसका डी है। स्काई रूट का विक्रम एस क्या है? स्काई रूट का जो विक्रम एस है यह क्या है? यह भारत का पहला संचार उपग्रह है, पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान है, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट है, या फिर मंगल अन्वेषण के लिए एक रोवर है। सही आंसर क्या होगा? स्काई रूट का जो विक्रम यस है यह क्या है, यह बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यह भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट है जिसका नाम है विक्रम एस। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। और इसकी अगर हम बात करें, जो विक्रम एस है इसे नवंबर 2022 में विकसित किया गया था। ठीक है, और मिशन प्रारंभ के तहत इसे अंतरिक्ष में भेज करके एक इतिहास रचा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा किस मिशन के अंतर्गत इसे भेजा गया था भी पूछ सकता है। मिशन प्रारंभ के अंतर्गत इसे भेजा गया था। ठीक, प्रारंभ के अंतर्गत। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। जड़त्व का नियम शब्द का तात्पर्य किससे संबंधित है? कोई वस्तु केवल तभी गति करती है जब कोई बल लगाया जाता है,
कोई वस्तु अपने आप दिशा बदलती है, कोई वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति में किसी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है, कोई वस्तु बिना किसी बाह्य बल की गति प्राप्त करती है। कौन जड़त्व के नियम का सर्वोत्तम उदाहरण है या फिर उसका जो है एक कह सकते हैं कि एग्जाम्पल सेट करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में है या फिर एक समान गति से चल रही है तो वह किसी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, और जड़त्व का जो नियम है इसे न्यूटन के गति के पहले नियम के द्वारा इसका उल्लेख किया गया था और इसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम है इसी को कहा जाता है जड़त्व का नियम। और इसमें यह भी कहा गया था कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या फिर सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसे विक्षेपित न किया जाए, तब तक वो अपने प्रारंभिक अवस्था में बनी रहेगी। अगर वो विराम की अवस्था में है तो उसी विराम अवस्था में बनी रहेगी, और एक समान गति की अवस्था में है तो वह उसी गति अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी दिशा को, उसके मार्ग को या फिर उसके जो परिवर्तन, उसका जो एक समान गति से चलने की या फिर विरामावस्था की जो कंडीशन है उसमें कोई परिवर्तन न किया जाए। ठीक है, यह न्यूटन का प्रथम नियम है और इसी को जड़त्व का नियम कहा जाता है। सही आंसर सी हो जाएगा। बंदूक से चलाई गई गोली जैसी छोटी वस्तु भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, यह एक उदाहरण है किसका? बंदूक से चलाई गई गोली जैसी छोटी वस्तु से भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और यह किसका उदाहरण है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन के गति के तृतीय नियम या फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन के गति का यह द्वितीय नियम है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, यह स्थिति न्यूटन के गति की द्वितीय नियम को प्रदर्शित करती है, जिसमें बताया गया है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उसके संवेग के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक, और एक गोली एक छोटा द्रव्यमान होता है, गोली का जो द्रव्यमान होता है छोटा ही होता है, और यह अत्यधिक उच्च वेग से चलती है जिसके परिणाम स्वरूप उच्च गति होती है। और इस उच्च गति को तेजी से एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य, अर्थात अब जहाँ से चलाया जाता है और मानो जिसके ऊपर चलाया जाता है यहाँ से जब हस्तांतरित किया जाता है तो यह बहुत कम समय में लगाए गए बड़े बल के कारण गंभीर चोट या उसकी मृत्यु को भी, मतलब उसकी मृत्यु भी हो सकती है इसके कारण। ठीक है, तो सही आंसर इसका याद रखिएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। संवेग का SI मात्रक क्या होता है? संवेग का SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य न्यूटन के गति के तृतीय नियम का सटीक उदाहरण है? चालक द्वारा एक्सीलेटर दबाते ही कार की गति बढ़ जाती है। मैदान में लुढ़कती हुई फुटबॉल और धीरे धीरे रुकती है। पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे की ओर ढकेलते हुए आगे चलने वाला व्यक्ति। गुरुत्वाकर्षण के कारण पेड़ से गिरता सेब। कौन इसमें आपको बताना है कि परिदृश्य न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी की सतह को अपने पैर से पीछे की ओर ढकेलते हुए आगे चलता हुआ व्यक्ति। ठीक है, जैसे अगर आपको आगे बढ़ना है तो पीछे आप थोड़ा बहुत पुश मतलब धक्का लगाएंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यह जो नियम है, यह जो न्यूटन का तृतीय नियम है इसका उदाहरण है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, और इसकी अगर हम बात करें, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब कोई व्यक्ति चलता है तो वह अपने पैर क्रिया से पृथ्वी की सतह को पीछे की ओर ढकेलता है और इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप पृथ्वी उन्हें एक समान और विपरीत बल से आगे बढ़ने में सहायता करती है। तो सही आंसर इसका याद रखिएगा सी हो जाएगा। एक वस्तु 4S में एक वस्तु है कोई 4 सेकेंड में 16 मीटर और फिर 2 सेकेंड में 16 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत चाल कितनी है यह आपको बताना है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। वस्तु की जो औसत चाल है 5.33 मीटर प्रति सेकेंड है, ऑप्शन बी। जब किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर मुक्त गिरावट अर्थात मुक्त अवस्था में छोड़ा जाता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर मुक्त अवस्था में छोड़ा जाता है तो इसे क्या कहेंगे? वस्तु बिना किसी त्वरण के गिरती है। वस्तु पर केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। वस्तु नियत चाल और दिशा के साथ गिरती है। वस्तु गिरते समय अपनी दिशा बदलती रहती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? जब किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर मुक्त अवस्था में छोड़ा जाता है, गिराया जाता है, तो उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो कौन से परिवर्तन है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। वस्तु पर केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है जिससे वह वस्तु पृथ्वी की तरफ बहुत तेजी से नीचे गिरती है। ठीक है, बहुत तेजी से। सही आंसर भी हो जाएगा। रेत पर लेटा हुआ व्यक्ति खड़े होने की तुलना में कम दबाव अनुभव करता है, क्यों? रेत पर अगर आप लेटते हैं तो आपका शरीर रेत में कम धंसेगा
तुलना में किसके, अगर आप खड़े हैं तो मतलब खड़े होने पर आपका पैर हो सकता है कि कुछ जो है रेत में धंस जाए, लेकिन अगर आप लेटे हैं तो आपका शरीर रेत के ऊपर लेटा रहेगा, वो ज्यादा नहीं धंसेगा। और इसके पीछे रीजन क्या है ये आपको बताना है। लेटने पर व्यक्ति का भार कम हो जाता है, संपर्क के क्षेत्र बढ़ने से दाब कम हो जाता है, लेटने पर गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, या फिर दाब क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संपर्क के क्षेत्र का जो एरिया है वो बढ़ जाता है। संपर्क के क्षेत्र का एरिया बढ़ने से क्या होगा, इससे दाब जो लगता है वो कम हो जाता है, ठीक है, जिससे आप रेत में कम धंसेंगे। सही आंसर बी हो जाएगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है या डूबी होती है तो वह अनुभव करती है किसका? वस्तु के भार के बराबर नीचे की ओर एक बल, वस्तु के आयतन के बराबर ऊपर की ओर एक बल, विस्थापित तरल के भार के बराबर ऊपर की ओर एक बल, या फिर कोई बल नहीं यदि वस्तु तरल से अधिक सघन है। तो कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विस्थापित तरल के भार के बराबर ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करता है। और इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे जो नाव हो गया, ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? कौन इसमें से सदिश राशि नहीं है? वेग, बल, कार्य या फिर संवेग, कौन इसमें से सदिश राशि नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्य की अगर हम बात करें, कार्य क्या है? कार्य एक अदिश राशि है, ठीक, अदिश राशि है। बाकी वेग, बल और संवेग ये सभी सदिश राशियां हैं, ये सभी हैं सदिश राशियां, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा ऑप्शन सी। अमीबा को निम्नलिखित में से किस जैविक जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया या फिर रखा गया है? मोनेरा, कवक, प्रोटिस्टा या फिर पादप। अमीबा को किसके अंतर्गत रखा गया है? देखिए बात करें अगर हम अमीबा की, इसे प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अमीबा जो कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है जिसमें वास्तविक केंद्रक और झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं, और इन विशेषताओं के कारण इसे प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी यानी जो तीनों जगत है, मोनेरा, कवक और पादप, इनकी भी अगर हम बात करें तो मोनेरा की अगर हम बात करें, मोनेरा ये सभी प्रोकैरियोटिक जीव शामिल इसके अंतर्गत होते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा हो गया, जीवाणु हो गए, एंटीनोमाइसिटीज हो गया जो तंतुमय जीवाणु जिसे कहा जाता है, उसके साथ साथ साइनोबैक्टीरिया जिसे नीलहरी शैवाल कहा जाता है, ये सभी सदस्य सूक्ष्मदर्शी और एक कोशिकी होते हैं। इनमें वास्तविक केंद्रक और झिल्लीबद्ध कोशिकांगों का अभाव पाया जाता है, मतलब इसमें जो है केंद्रक और जो आपकी झिल्लीबद्ध कोशिकांग होती हैं इनका अभाव पाया जाता है, जो मोनेरा जगत के प्राणी होते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टा जिसके अंतर्गत अमीबा आता है, ऊपर भी हम लोग देखे ही हैं। कवक देखिए, कवक यह हरे रंगहीन अविभेदी जीव होते हैं और इसमें क्लोरोफिल का अभाव पाया जाता है। यह मृत और सड़े गले जो पदार्थ होते हैं वहां पर मुख्य रूप से यह उगते हैं, या कह सकते हैं वहां पे अपना क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। और यह मृतोपजीवी के रूप में पोषण प्राप्त करते हैं, मतलब जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनसे यह अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे फफूद हो गया, मशरूम हो गया, ठीक है, ये आपके कवक के उदाहरण है। पादप की बात करें, पादप जगत में सभी यूकैरियोटिक और क्लोरोफिल युक्त जीव शामिल होते हैं और इन्हें आमतौर पर पादप कहा जाता है। ज्यादातर जो पादप हैं वो स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करके या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपनी भोजन का निर्माण स्वयं या करते हैं, जैसे कीटभक्षी। लेकिन इसके कुछ उदाहरण भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कीटभक्षी पादप जैसे ब्लैडरवॉट और विनस फ्लाई, और परजीवी पौधे जैसे अमरबेल हो गए, ठीक है। यह आंशिक रूप से परपोषी होते हैं, मतलब ये अपना भोजन नहीं बनाते बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जो जीव होते हैं उनका भक्षण करते हैं, ठीक है। तो ये पादप हो गया आपका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा पूछा है किसके अंतर्गत आता है, तो आपके प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ तत्व दिए गए हैं और उनका प्रतीक दिया गया है, उससे आपको सम्मिलित करना है, ठीक है, उससे सम्मिलित करना है। बीआर की बात करें या ब्रोमीन का इंडिकेशन है। चांदी की बात करें, चांदी आपका एजी है, बोरान बी है, पोटेशियम के है, ठीक है, पोटेशियम के है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 3, 2, 1, 4, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ तत्व दिए गए और उनका परमाणु द्रव्यमान दिया गया है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? देखिए बात करें अगर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? इसका 12 होता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23 और कैल्शियम का होता है 40। इसका सही आंसर 3, 1, 2, 4, ऑप्शन ए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH, CaO, CaOH का होल ट्वाइस या फिर Ca2OH, कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, CaOH का होल ट्वाइस। यह जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित कीजिए। कुछ तत्व और परमाणु उनका जो है परमाणु कत्ता दिया गया है, ठीक है, कुछ तत्व दिए गए हैं और परमाणुकता दिया गया, उसे सुनिश्चित करना है। आर्गन की बात करें, आर्गन की परमाणुकता कितनी होती है? आर्गन की जो परमाणुकता है वो एक परमाणु होता है आर्गन। फॉस्फोरस की बात करें, फॉस्फोरस चतुष्परमाणु होता है, ठीक है। सल्फर जो है बहुपरमाणु और ऑक्सीजन द्विपरमाणु। इसका जो सही आंसर है वो आपका 3 4 2 1 ऑप्शन है, ऑप्शन है इसका सही है। एवोगैड्रो संख्या का क्या मान है? एवोगैड्रो संख्या NO का क्या मान है जो किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या को दर्शाता है? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 6.022 गुणे 10 पावर 23, ऑप्शन बी इसका सही। नेक्स्ट देखिए, कुछ आयन दिए गए हैं और उसका प्रतीक दिया गया है, उसे आपको सुनिश्चित करना है, ठीक है। कुछ आयन दिए गए हैं और उसका प्रतीक दिया गया, उसे सुनिश्चित करना है। अमोनिया का प्रतीक क्या होता है? अमोनियम की अगर हम बात करें, अमोनियम का जो प्रतीक है वो NH पावर 4 होता है, ठीक है, प्लस पावर 4, ठीक। कार्बोनेट की अगर हम बात करें, कार्बोनेट का CO3 पर -2 होता है। फॉस्फोरस की अगर हम बात करें या फॉस्फेट की बात करें, फॉस्फेट जो है इस पर PO4 पर -3 होता है और सल्फेट पे होता है SO4 पर -2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2 1 3 4। समस्थानिकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा, अर्थात पहला सही है दूसरा गलत है। पहला जो है आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, ठीक है। दूसरा गलत क्यों है? देखिए, अगर हम बात करें जो समस्थानिक हैं रासायनिक रूप से समान होते हैं लेकिन भौतिक गुणों में भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जैसे प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, और सभी में एक प्रोटॉन होता है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या इनमें अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे प्रोटियम में न्यूट्रॉन 1 होता है, ड्यूटीरियम में 2 होता है, ट्राइटियम में 3 होता है, ठीक है। तो और इसकी अगर हम बात करें तो यह आपके ऑक्सीजन के नहीं, इसमें क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रोटियम ड्यूटीरियम ऑक्सीजन के समस्थानिक या गलत है या हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा गलत। किसी तत्व की परमाणु संख्या संदर्भित करती है किसको? किसी भी तत्व की परमाणु संख्या जो होती है वो किसे संदर्भित करती है? परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को या क्या करता है, इंडिकेट करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पादप बाह्य त्वचीय तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बाह्य त्वचीय कोशिकाएं गैस विनिमय के लिए अंतर कोशिकीय स्थानों की एक सतत परत बनाती हैं। पत्ती बाह्य त्वचा में पाए जाने वाले रंध्र जो स्टोमेटा होता है, इसे वाष्पोत्सर्जन और गैस विनिमय दोनों में भाग लेते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत हो जाएगा। और पहला गलत क्यों है? पहला गलत क्यों है? क्योंकि अगर अंतर कोशिकीय जो बाह्य त्वची कोशिकाएं हैं इनकी अगर हम बात करें तो यह सघन संरचना जल हानि होती है, यांत्रिक क्षति और रोग जनकों के प्रवेश को यह रोकती हैं। विशेष रूप से शुष्क आवास वाले पौधों में जहां मोटी एपिडर्मल परत पाई जाती है, अंतर कोशिकीय स्थान इस सुरक्षात्मक अवरोध को कमजोर करती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्लोएम जो है यह पोषवाह जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिजों का परिवहन करता है, और फ्लोएम फाइबर को छोड़ करके सभी फ्लोएम कोशिकाएं जीवित हैं, कोशिकाएं जीवित हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है, दूसरा सही है। और इसकी अगर हम बात करें, फ्लोएम जो भोजन मुख्य रूप से सुक्रोज को पत्तियों जहाँ है इसे प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित किया जाता है, यहाँ से पौधे के अन्य भागों में ले जाने का कार्य करती हैं। जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का जो परिवहन किया जाता है वह फ्लोएम द्वारा नहीं होता है। किसके द्वारा होता है? यह जाइलम द्वारा होता है, ठीक है, जाइलम द्वारा। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। कौन सा उत्तक जंतु शरीर में आवरण या सुरक्षात्मक परत बनाता है? संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक, पेशीय उत्तक या फिर तंत्रिका उत्तक? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपकला उत्तक। इपिथेलियल टिश्यू जो है यह जंतु शरीर में आवरण या सुरक्षात्मक परत बनाता है, ऑप्शन सी इसका सही है। मानव शरीर क्रिया विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है? न्यूरॉन, मायोसाइट, नेफ्रॉन या फिर ऑस्टियोसाइट? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, न्यूरॉन, ऑप्शन ए। ठीक है, न्यूरॉन हो जाएगा। देखिए न्यूरॉन जो है तंत्रिका ऊतक की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है, ऑप्शन ए इसका सही है। और यह जो है तंत्रिका आवेगों को ग्रहण करने का कार्य करता है, उसके साथ साथ इसे संसाधित करता है और संचारित करता है। ठीक है, प्रत्येक न्यूरॉन जो है इसमें एक कोशिका काय अर्थात केंद्रक सहित डेंड्राइट्स, शाखी प्रविध जो संकेत प्राप्त करते हैं, और एक एक्सॉन अर्थात लंबा प्रवर्ध जो आवेगों को संचारित करता है, यह पाया जाता है। न्यूरॉन या मस्तिष्क अर्थात मेरुरज्जु और तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं, जो तंत्रिका तंत्र का मूल आधार बनाते हैं। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। न्यूरॉन के कार्य में डेंड्राइट्स की मुख्य भूमिका क्या है? अभी ऊपर हम लोग देखे हैं ना, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आने वाले संकेतों को प्राप्त करना और उन्हें कोशिका काय की ओर ले जाने का कार्य करता है न्यूरॉन में पाया जाने वाले डेंड्राइट्स। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। मोनेरा जगत के जीवों का कौन सा लक्षण सही रूप से वर्णित करता है? यूकैरियोटिक जिनमें वास्तविक केंद्रक होता है, उत्तक संगठन वाले बहुकोशिकीय जीव, झिल्ली बद्ध कोशिकांग युक्त, प्रोकैरियोटिक जिनमें परिभाषित केंद्रक और कोशिकांग का अभाव होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? मोनेरा जगत के बारे में बताना है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोकैरियोटिक जिसमें परिभाषित केंद्रक और कोशिकांगों का अभाव पाया जाता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन प्रोटिस्टा जगत का उदाहरण नहीं है? डायटम, ईस्ट, एक कोशिकीय शैवाल या फिर प्रोटोजोआ? कौन इसमें से बताना है कौन प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑप्शन सी। ठीक है, ईस्ट जो है यह प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत नहीं आता है। प्रोटिस्टा जगत के जीवों की अगर हम बात करें तो यह ज्यादातर एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं, और यह स्वतः अर्थात स्वपोषी, जैसे एक कोशिकीय शैवाल, डायटम हो गए, यह एक ज्यादातर एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ परपोषी भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि बस एक कोशिकीय ही होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यह ज्यादातर गति के लिए सीलिया या फ्लैजिला, सीलिया अर्थात जो पीछे पुच्छ की तरह निकली रहती है, पुच्छ की तरह निकली रहती है जो इन्हें आगे बढ़ने में सहायता करती है। ठीक, या फिर फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ यह चक्र जीव एक जटिल चक्र प्रदर्शित करती हैं। ईस्ट प्रोटिस्टा नहीं है। ईस्ट की अगर हम बात करें तो यह फंजाई जगत के एक कोशिकीय कवक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ईस्ट जो है यह आपके फंजाई जगत के अंतर्गत आता है। ठीक, सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से जैविक वर्गीकरण का उच्चतम से न्यूनतम सही पदानुक्रम जो है वो क्या है आपको बताना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत से एग्जाम में, यूपीपीसीएस में भी ये क्वेश्चन से एक बार आया हुआ है। ठीक है, तो इसे जो है आपको क्रम से लगाना है, उच्चतम से न्यूनतम क्रम के संदर्भ में लगाना है। ठीक है, कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, सबसे बड़ा जगत होता है। ठीक है, उससे छोटा होता है संघ, उससे छोटा वर्ग होता है, वर्ग से छोटा होता है गण, गण से छोटा होता है कुल, कुल से छोटा वंश होता है, और वंश से छोटा जाति होता है। तो जाति जो है सबसे छोटा होता है और जगत जो है सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यह जो है इनका सबसे उच्च है और ये सबसे निम्न है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे भी ट्रिक बनाकर जैसे भी आप याद कर पाए याद कर लीजिएगा। ठीक, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे किंगडम हो गया, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ठीक, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कवक परपोषी यूकैरियोटिक है जो अपना पोषण मृतोपजीवी या परजीवी के रूप में प्राप्त करते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, बात बिल्कुल ठीक है। कवक परपोषी यूकैरियोटिक है जो अपना पोषण मृतोपजीवी या परजीवियों के रूप में प्राप्त करते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले। और बाकी जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आ करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, जो बहुत ही कम प्राइस पर विविध कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। ठीक है, और जो शेड्यूल भी वहाँ पे सेंड किया गया है, और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग एग्जाम तक सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक, निम्नलिखित में से किस पादप समूह को पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है? पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? शैवाल को, टेरिडोफाइट को, ब्रायोफाइट को या फिर जिम्नोस्पर्म को? पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा को कहा जाता है पादप जगत का उभयचर। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जंतुओं में उभयचरों की तरह यह जमीन पर रहते हैं, लेकिन प्रजनन के लिए विशेष रूप से नर युग्मकों से मादा युग्मकों तक गमन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी।
टेरिडोफाइट लैंगिक प्रजनन के परिणामस्वरूप बीज उत्पन्न करते हैं। टेरिडोफाइट में जल और पोषण तत्वों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें अगर हम टेरिडोफाइट की, टेरिडोफाइट जैसे फर्न और क्लब मॉस या लैंगिक प्रजनन बीजों के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि बीजाणुओं अर्थात स्पोर्स के निर्माण द्वारा होता है। और यह जो बीजाणु हैं स्पोरेजिया नामक संरचनाओं में विकसित होते हैं। और युग्मकोद भी जो गैमेटोफाइट है इसमें अंकुरित होते हैं, जो निषेचन के लिए युग्मक उत्पन्न करता है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। टेरिडोफाइट में जो लैंगिक प्रजनन परिणामस्वरूप बीज उत्पन्न नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है? फ्यूनेरिया, मर्सिलिया, साइकस या फिर आम? कौन इसमें से जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। साइकस हो गया, पाइनस हो गया। ठीक है, ये सभी जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें इनकी कुछ विशेषताओं की, तो जिम्नोस्पर्म या बीज उत्पादक पौधों का एक समूह होता है और इसमें बीज फलों के भीतर संलग्न नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें अनावृत बीज कहा जाता है। यह पौधे ज़्यादातर बारहमासी, सदाबहार और लकड़ीदार होते हैं। ज़्यादातर उदाहरण जैसे पाइनस हो गया, साइकस हो गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। एंजियोस्पर्म के संदर्भ में, एंजियोस्पर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंजियोस्पर्म में बीज अंडाशय से बने फलों के भीतर संलग्न होता है। सभी एंजियोस्पर्म बिना किसी सुरक्षात्मक आवरण के बीज उत्पन्न करते हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। और दूसरा गलत क्यों है? देखिए, जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीज धारण करते हैं, अनावृत बीज धारण करते हैं जो किसी फल के भीतर संलग्न नहीं होते हैं। एंजियोस्पर्म संरचना और कार्य में भी विस्तृत विविधता प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक बीजपत्री अर्थात एक बीजपत्र वाले और द्विबीजपत्री दो बीजपत्र वाले, इसका वर्गीकरण शामिल होता है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत। इसमें देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जीव दिए गए हैं, इसे आपको सम्मिलित करना है। यूप्लैक्टिस इसका उदाहरण है। ठीक है, देखिए बात करें अगर हम यूप्लैक्टिस की, बात करें अगर यूप्लैक्टिस की, यह किसका उदाहरण है? यह पोरीफेरा का उदाहरण है यूप्लैक्टिस। इसके साथ साथ इसमें और कौन क्या क्या आता है? यूप्लैक्टिस आ जाएगा, साइकोन आ जाएगा। ठीक है, और उसके साथ अगर जो आपका हाइड्रा है, हाइड्रा किसका उदाहरण है? हाइड्रा जो है यह सिलेंट्रेटा का उदाहरण है। हाइड्रा आपका सिलेंट्रेटा का उदाहरण है, हाइड्रा। ठीक, उसके बाद आपका है प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस की बात करें, प्लेटीहेलमिन्थस के अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका इस वर्ग की जो आपका लीवर फ्लूक, जो आपका लीवर फ्लूक है, लीवर फ्लूक, हाँ लीवर फ्लूक जो है यह आपका आ जाएगा प्लेटीहेलमिन्थस के अंतर्गत। ठीक, और निमेटोड एस्केरिस, निमेटेड जो है एस्केरिस के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर 3, 4, 1, 2 ऑप्शन है। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है? केचुआ, मकड़ी, जोंक या फिर हाइड्रा? इसका सही आंसर सी है, मकड़ी। मकड़ी जो है आर्थ्रोपोडा वर्ग से संबंधित है। आर्थ्रोपोड जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है और इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं द्विपार्श्विक सम्मित होती हैं, खंडित शरीर और संधियुक्त पाद पाए जाते हैं तथा जोरदार टांगे पाई जाती हैं। इसमें एक खुला संवहनी तंत्र पाया जाता है जहां रक्त शरीर गुहा अर्थात हीमोसील में प्रवाहित होती है, न कि बंद वाहिकाओं में। आर्थ्रोपोड शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोरदार टांगे। और इस विविध समूह में मकड़ियां, कीटे आती हैं जैसे तितली हो गई, घरेलू मक्खी हो गई, और क्रिस्टेशियस जैसे झींगा, केकड़ा, ये सब क्रिस्टेशियस के अंतर्गत आते हैं। आर्चिनीड जैसे बिच्छू शामिल होते हैं। मकड़ी की अगर हम बात करें, मकड़ी जो है आर्थ्रोपोड का एक प्रमुख उदाहरण है जो इस संघ की सभी विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। पृथ्वी पर किसी विशिष्ट स्थान पर किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके सीधे समानुपाती होता है? आयतन के, द्रव्यमान के, घनत्व के या फिर सतही क्षेत्रफल के? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। द्रव्यमान के सीधे जो है क्या होता है? समानुपाती होता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कम होता है और ऐसा क्यों है यह बताना है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा सूर्य के अधिक दूर है, चंद्रमा सूर्य से अधिक दूर है, चंद्रमा हल्के तत्वों से निर्मित है, या फिर चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से बहुत कम है, जिस कारण
चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम प्रतीत होता है। सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सापेक्ष घनत्व किसी पदार्थ के घनत्व और जल के घनत्व का अनुपात होता है। सापेक्ष घनत्व का उपयोग किसी पदार्थ की शुद्धता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्य तभी कहा जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वह बल किसी दिशा में विस्थापित हो। यदि कोई व्यक्ति दीवार पर बल लगाता है लेकिन दीवार नहीं हिलती है तो वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार कार्य हुआ माना जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला जो है सही है। इसमें क्या कह रहा है कि कार्य तभी कहा जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वह जिस पर भी बल लगाया जा रहा है उसमें कोई भी स्थापन उत्पन्न हो, तभी उसे कार्य कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, इसे कोई व्यक्ति ढकेल रहा है, ठीक है, इस दीवार को कोई व्यक्ति है जो ढकेल रहा है, यह दीवार तो यह ढकेल नहीं पाएगा, तो इसके द्वारा जो किया गया कार्य वो माना जाएगा जीरो। ठीक है, क्योंकि यह जो दीवार है इसमें विस्थापन जीरो हुआ है, तो इसके द्वारा जो कार्य है वो भी जीरो माना जाएगा, चाहे भले यह 24 घंटे इसे ढकेलता रहे। ठीक है, इसके तो जो कार्य है वो जीरो माना जाएगा। तो सही आंसर इसका डी है। पहला सही है, दूसरा गलत। जब तक किसी वस्तु पर वस्तु पर कोई विस्थापन लगाया जा रहा है, कोई कार्य किया जा रहा है, उसमें अगर कोई विस्थापन नहीं हो रहा है तो वो कार्य जीरो माना जाएगा। अगर उसमें विस्थापन हो रहा है तभी उसे कार्य माना जाएगा। ठीक, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। 1 जूल ऊर्जा की वह मात्रा है जो आवश्यक होती है किसके लिए? किसी पिंड को 1 मीटर ऊपर उठाने के लिए। 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करने के लिए। 1 किलोग्राम द्रव्यमान उठाने के लिए। 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 सेंटीमीटर विस्थापित करने के लिए। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। किसी ध्वनि की प्रबलता या मृदुता का निर्धारण किससे होता है? तरंगदैर्घ्य से, वेग से, आवृत्ति से या फिर आयाम से? इसका निर्धारण किससे होता है? इसका जो निर्धारण है उसके आयाम से होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी ध्वनि की प्रबलता या मृदुता उसके आयाम से निर्धारित होती है। आयाम एक ध्वनि तरंग के कारण अपनी विराम की स्थिति से माध्यम में कणों के अधिकतम विस्थापन को संदर्भित करती है, इंडिकेट करती है। सही आंसर इसका डी है। 2024 में सूर्यबाला के उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी हेतु कौन सा प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार दिया गया था? ज्ञानपीठ, सरस्वती, व्यास या फिर साहित्य अकादमी? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। ठीक है, सूर्यबाला को कौन देश के वासी वेणु की डायरी के लिए? ऑप्शन सी। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया परियोजना के अनुसार उत्तर प्रदेश के पहले डिजिटल राजमार्ग से कौन से 2 शहरों की कनेक्टिविटी होगी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बाराबंकी और बहराइच की कनेक्टिविटी होगी, ऑप्शन बी। भारत ने उन्नत अनुसंधान में सहायता हेतु अपना पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया है? भारत द्वारा भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित जो किया गया है, कहाँ पे किया गया है? इसकी जो स्थापना की गई है वो मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई में किया गया है, ऑप्शन सी। डेजर्ट नाइट वायु अभ्यास के संदर्भ में देखिए, इस अभ्यास में त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब 3 देशों द्वारा इनकी वायुसेनाओं की सहभागिता से यह युद्ध अभ्यास किया जाता है और यह अभ्यास अरब सागर के ऊपर आयोजित किया गया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दूसरा सही, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? देखिए, अभ्यास डेजर्ट नाइट जो है इसमें भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात शामिल थे, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो किसका यह संयुक्त उपक्रम है? यह जो है आपका भारत, फ्रांस और UAE। ठीक है, इन तीनों सेनाओं का संयुक्त वायुसेना अभ्यास है। ठीक, वायुसेना अभ्यास है जो कि अरब सागर में हुआ था, याद रखिएगा। किलाउआ ज्वालामुखी जो अपने नित्य उद्गार के लिए जाना जाता है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ पे है? देखिए, किलाउआ ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो ये आपकी अमेरिका में है। कहाँ पे है? अमेरिका में है। और अमेरिका में कहाँ पे? अमेरिका का जो हवाई द्वीप है वहां पर स्थित है किलाउआ ज्वालामुखी, और यहाँ पे निरंतर उद्गार होता रहता है जिसका चर्चा में बना हुआ है। और यहाँ पर यह एक मुख्य रूप से सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है, यह भी याद रखिएगा। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। इसरो के आगामी स्पैडेक्स मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्पैडेक्स मिशन जो इसरो का द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? स्पैडेक्स मिशन की अगर हम बात करें, उपग्रह डॉकिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करना, ऑप्शन बी। मतलब अंतरिक्ष में दो उपग्रहों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए स्पैडेक्स मिशन लॉन्च किया गया था, और इसके अंतर्गत SDX-01 जिसका नाम चेंजर है और SDX-02 जिसका नाम टारगेट है,
इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है किसे किसे जोड़ा गया था। तो यह है आपका SDX0 फर्स्ट चेंजर और SDX02 आपका टारगेट है। इन दोनों को अंतरिक्ष में एक दूसरे से जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में भारत किस नंबर पे था? नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो 49 थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर इसका जो है वो बी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया है? भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन सा है? यह है आपका देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर। यह शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया है। सही आंसर इसका सी है। 2024 महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता था? इस यह खिताब जो है जीता गया था किसके द्वारा? कोनेरू हम्पी द्वारा। ऑप्शन सी, कोनेरू हम्पी द्वारा यह खिताब जीता गया था। भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इंदौर और उदयपुर रामसर अभिसमय के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले भारत के पहले शहर बन गए हैं। जनवरी 2025 तक भारत में 85 आर्द्रभूमियां हैं जो रामसर अभिसमय के तहत संरक्षित है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही है। अच्छा, वर्तमान समय बताइएगा कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है अभी हाल फिलहाल में, प्रेजेंट टाइम में कितनी हो गई है? ठीक है, जनवरी तक 85 थी, अभी कितनी हो गई आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, कौन सा शहर फ्यूचर मिनरल फोरम FMF 2025 की मेजबानी कर रहा है जो खनन क्षेत्र के वैश्विक नेताओं को एक साथ ला रहा है? दुबई, नई दिल्ली, रियाद या फिर दोहा? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रियाद। कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में। ठीक है, ऑप्शन सी। जनवरी 2025 में इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था? जनवरी 2025 में इसरो का अध्यक्ष बनाया गया था वी नारायणन को। ठीक है, वी नारायणन को। ऑप्शन ए। भारत का पहला पुरातात्विक प्रायोगिक संग्रहालय किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? पुरातात्विक प्रायोगिक संग्रहालय भारत का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और किस राज्य में इसका विकास किया जा रहा है आपको बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। और संस्कृति मंत्रालय गुजरात के वडनार में, जो वडनार या वडनगर जो है वहां पर भारत का पहला पुरातात्विक संग्रहालय का विकास किया जा रहा है। ठीक है, सही आंसर इसका जो है वो सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट जो पंपकीन है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? जो आपका ये डबल डेकर बस रेस्टोरेंट है इसका नाम है पंपकीन। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में विकसित किया गया पंपकीन क्या है? ठीक है, तो याद रखिएगा यह डबल डेकर बस रेस्टोरेंट है। इसका जो उद्घाटन है कहाँ पे किया गया था यह बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयागराज में। महाकुंभ 2025 के दौरान किस विशेष FM चैनल की शुरुआत की गई थी? गंगा वार्ता, तीर्थ ध्वनि, कुंभवाणी या फिर प्रयाग FM? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कुंभवाणी के नाम से। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय समग्र विद्यालय स्थापित करने के लिए चयनित 10 जिलों में शामिल नहीं है? अयोध्या, मिर्जापुर, कानपुर या फिर सिद्धार्थनगर? कौन इसमें शामिल नहीं है? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें कानपुर शामिल नहीं है। ठीक है, कानपुर इसमें शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल पहल के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 जिलों का चयन किया गया और यह 10 जिले कौन कौन से हैं याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गाजियाबाद, सिद्धार्थनगर, ललितपुर, झांसी, जालौन, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, प्रयागराज और मिर्जापुर, यह सभी इसमें शामिल हैं। ठीक, सही आंसर इसका सी हो जाएगा, कानपुर इसमें शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के लिए 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण दिया गया था श्री राम बहादुर राय को। ऑप्शन बी हो जाएगा, राम बहादुर राय को। केंद्र सरकार ने किस दिन में सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुभारंभ किया था? किस दिन किया गया था केंद्र सरकार द्वारा सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुरुआत? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीर बाल दिवस के दिन। वीर बाल दिवस के दिन, ठीक है, इसका शुभारंभ किया गया था। तो सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। और अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है। वीर बाल दिवस हाल ही में इसकी घोषणा की गई है और हाल ही में इसकी मनाए जाने की बात की गई है और 1-2 वर्षों से मनाया जा रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, किस विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति को 2024 के लिए टाइम पत्रिका पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था? पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था डोनाल्ड ट्रंप को। ऑप्शन सी। 9वां भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया था? 9वां भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता का जो आयोजन है नई दिल्ली में हुआ था। 9वां आयुर्वेद दिवस पर कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की गई? 9वां जो आयुर्वेद दिवस है इस दिन किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की गई थी?
इस दिन जो राष्ट्रव्यापी अभियान है वो है आपका देश का प्रकृति संरक्षण अभियान। देश का प्रकृति संरक्षण अभियान ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो आयुष मंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत एक श्रेणी नहीं है, बहादुरी, नवाचार, साहित्य या फिर खेल। जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है वह किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है आपको बताना है। ठीक है, किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, साहित्य के क्षेत्र में नहीं जाता। वीर बाल मतलब छोटे बच्चे तो क्या ही साहित्य लिखेंगे, तो साहित्य के क्षेत्र में वीर बाल पुरस्कार नहीं दिया जाता। हाँ, बहादुरी में दिया जाता है, नवाचार में दिया जाता है, खेल में दिया जाता है, लेकिन साहित्य में नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। डिजिटल वॉरियर्स के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह पहल मूल रूप से 2018 में फेक न्यूज का निवारण करने के लिए शुरू किया गया था। डिजिटल वॉरियर्स के पास साइबर अपराधियों को दंडित करने और आपराधिक नोटिस जारी करने का अधिकार होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? देखिए बात करेगा डिजिटल वॉरियर्स की, तो डिजिटल वॉरियर्स जो है यह कोई विधिक या प्रशासनिक प्राधिकरण नहीं है। इनकी भूमिका मिथ्या समाचार मतलब जो झूठे समाचार हैं, साइबर अपराध हैं, इसके बारे में लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ाना है, जनता को शिक्षित करना है, जानकारी की पुष्टि और विधि प्रवर्तन को संदिग्ध समाचार की सूचना देने तक सीमित है। इसमें दंड या आपराधिक नोटिस का कोई भी प्राधिकार शामिल नहीं है, तो याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे 2024 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था? 2024 ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? डूम स्ट्रॉलिंग, वेन रॉट, डिजिटल डिटॉक्स या फिर मेंटल फॉग। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2024 में ऑक्सफोर्ड द्वारा ब्रेन रॉट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अपनी खरीद प्रक्रिया को सरकारी ई मार्केट प्लेस के साथ पूर्ण रूप से एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये क्वेश्चन हम लोग पहले टेस्ट सीरीज में भी शायद सॉल्व किए थे। आई होप अब इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के अंतर्गत राज्य के पहले निजी टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? राज्य का पहला जो निजी टेक्सटाइल पार्क है यह शामली जिले में बनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ बनाया जाएगा? शामली जिले में, और टोटल 726 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल किस अवसर पर इसकी शुरुआत की गई है? गणतंत्र दिवस, सुशासन दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या फिर स्वतंत्रता दिवस। इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुशासन दिवस, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जयंती होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में कब किया गया था? 25 दिसंबर को। ठीक, ऑप्शन बी। प्रौद्योगिकी संवाद 2025 के बारे में देखिए, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके प्रारंभिक संस्करण का विषय है प्रौद्योगिकी कूटनीति में नए आयाम को जोड़ना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत है, पहला गलत क्यों है? इसकी अगर हम बात करें तो यह नई दिल्ली में नहीं, कहाँ पे आयोजित किया गया था? इसका जो आयोजन है वह बेंगलुरु में किया गया था। ठीक है, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। ठीक, याद रखिएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के साथ भारत में इसका पहला स्टैंड अलोन परिसर स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इस पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ यह हस्ताक्षर किया गया, फिर समझौता किया गया है? यह समझौता किया गया वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है इसके साथ यह समझौता किया गया। सही आंसर सी हो जाएगा। डॉक्टर ऋतु करिधाल श्रीवास्तव को राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। उनके संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? वह कानपुर की एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो महिला साक्षरता के लिए कार्य करती हैं। उन्होंने ICMR में भारत के कोविड-19 वैक्सीन के विकास का नेतृत्व किया था। वह ग्लास नामक विश्व स्तर पर अग्रणी मोबाइल विज्ञापन मंच की संस्थापक है। उन्होंने इसरो के मंगल ऑर्बिटर और चंद्रयान मिशन के लिए उप निदेशक या संचालक के रूप में कार्य किया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेल रिसाव की निगरानी और भौगोलिक सीमाओं की ट्रैकिंग, सटीक कृषि डेटा के माध्यम से फसल की उपज में वृद्धि, भौगोलिक सीमाओं और भूमि उपयोग में परिवर्तन की निगरानी। इसमें आपको बताना है कौन हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग प्रौद्योगिकी का उचित उपयोग करके, मतलब किसमें जो है किया जा सकता है इसका उचित उपयोग।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फूड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर वो डी हो जाएगा। इन तीनों में इसका उपयोग किया जा सकता है, किसका, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग प्रौद्योगिकी का, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर शहर सह शिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? इंदौर, विशाखापट्टनम, गोरखपुर या फिर लखनऊ? कहाँ किया जाएगा? देखिए इसका जो स्थापना है वो किया जाएगा गोरखपुर में, ऑप्शन सी। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी BAHS 2024 के बारे में देखिए। BAHS 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश 23-24 के दौरान शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य है, जिसने देश के कुल दुग्ध उत्पादन में 16% का योगदान दिया है। तमिलनाडु राष्ट्रीय उत्पादन में 12% से अधिक हिस्सेदारी के साथ मांस उत्पादन में अग्रणी है। मांस उत्पादन में तमिलनाडु पहले नंबर पर है, दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है, इन दोनों में कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, पहला तो सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? तमिलनाडु मांस में उत्पादन, जो मांस उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी उत्पादन करता नहीं है। मांस का अग्रणी उत्पादन करता की अगर हम बात करें तो इसमें आपका पश्चिम बंगाल जो है मांस का अग्रणी उत्पादक, मतलब पहले नंबर पे है मांस उत्पादन में। और इसमें आपका उत्तर प्रदेश जो है मांस उत्पादन में दूसरे नंबर पे है, ठीक है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। महाराष्ट्र जो है मांस के उत्पादन में तीसरे नंबर पे है। महाराष्ट्र के बाद आ जाएगा आपका तेलंगाना, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना है, ठीक है, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश है, ठीक। तो जो तमिलनाडु है यह टॉप 5 में भी शामिल नहीं है, ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में एशिया के प्रमुख खाद्य एवं पेय व्यापार शो इंस फूड के आयोजन हेतु उत्तरदायी है? किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था? इसका आयोजन जो है भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद, जो TPCI है, ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में देखिए। 2021 के आकलन की तुलना में उत्तर प्रदेश में सभी राज्यों की अपेक्षा वन और वृक्ष आवरण में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वन आवरण के प्रतिशत के संदर्भ में मध्य प्रदेश में मिजोरम के बाद सबसे अधिक वन आवरण है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है, दोनों विकल्प गलत है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट की अगर हम बात करें प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जारी किया था, ये बात तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। और भारतीय वन सर्वेक्षण जो देहरादून में है उसके द्वारा जारी किया था प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर। इसके पहले 2021 में जारी किया गया था और अभी 2023 में, ठीक। बाकी अगर हम बात करें 21 से 23 की अवधि में वन और वृक्षारोपण में अधिकतम जो वृद्धि वाले 4 राज्य हैं, इनकी अगर हम बात करें तो उसमें छत्तीसगढ़ आपका पहले नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में वृद्धि कितनी हुई थी? 559 वर्ग किलोमीटर की, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में कितनी वृद्धि हुई थी? 684 वर्ग किलोमीटर की। तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका उड़ीसा, उड़ीसा तीसरे नंबर पे है। और इसके बाद आ जाएगा राजस्थान, इसके बाद राजस्थान आ जाएगा, ठीक। और दूसरे में क्या कह रहा है? कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे अधिक वन, कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वन आवरण के प्रतिशत के संदर्भ में मध्य प्रदेश में मिजोरम के बाद सबसे अधिक वन आवरण, ये गलत है, ठीक। मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र जो है यह अधिकतम है, लेकिन कुल भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वन आवरण के प्रतिशत के संदर्भ में लक्षद्वीप सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। यहाँ पे कितना है? 91.33%। इसके बाद मिजोरम आ जाएगा 85.34%, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाएगा अंडमान निकोबार 81.62%, ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी अगर कुछ अन्य जो अगर हम देखें तो भारत में कुल जो वन और वृक्ष आवरण है वह 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। जिसमें अगर केवल वन आवरण की बात करें, भारत में जो वन आवरण है वह 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो इसके कुल भूभाग का 21.76% है। वृक्षावरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो इसके कुल भूभाग का 3.41% है। मैंग्रोव आवरण 4,992 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% से अधिक वन आवरण है। यह भी याद रखिएगा, यह इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ सकता है, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि कौन सा जो एक किसमें यह जो है किस जो एक वन अधिनियम आया था, किसमें कहा गया था कि भारत के कुल भूभाग के कम से कम 33% पर वन आवरण करना अनिवार्य है। तो ये भी याद रखिएगा, जो आपका वन कानून आया था 1988 में, ठीक है, 1988 में
इसी में यह प्रावधान किया गया था कि भारत के कुल भूभाग के कम से कम 33% भूभाग को बनावट करना है। ठीक है, 33% भूभाग का बनावट करना है। बाकी सही आंसर इसका डी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूल उपकरण का नाम क्या है? अन्न चक्र, अन्न सुरक्षा, SSCAN या फिर पीडीएस मित्र। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए अन्न चक्र। निम्नलिखित में से किस मंदिर को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु यूनेस्को अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन 2023 प्रदान किया गया है? यह पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है? यह पुरस्कार दिया गया है अवध सहायेश्वर मंदिर, अवध सहायेश्वर मंदिर को दिया गया। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह कहाँ पे है? इसकी अगर हम बात करें, यह जो मंदिर है तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में तस्करी शीर्षक से वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह रिपोर्ट जारी किया जाता है राजस्व आसूचना निदेशालय DRI द्वारा, ऑप्शन सी DRI द्वारा, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है, ऑप्शन सी। चक्की नदी जो हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके द्वारा रिपोर्ट किया गया कि अवैध खनन की गतिविधियों के कारण चर्चा में रहा। निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? चक्की नदी इसकी सहायक नदी है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह ब्यास की सहायक नदी है। प्रोजेक्ट विस्तार के बारे में देखिए। प्रोजेक्ट विस्तार जो है किन संगठनों की साझा पहल से इसकी शुरुआत की गई है? प्रोजेक्ट विस्तार की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत की गई है IIT मद्रास और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संयुक्त उपक्रम है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भूमि से h ऊंचाई पर स्थित m द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सही व्यंजक क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी mgh, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शक्ति वह दर है जिस पर कार्य किया जाता है। अधिक शक्तिशाली मशीन समय कार्य को अधिक समय में करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। अधिक शक्तिशाली मशीन समान कार्य को अधिक समय में करता है, यह गलत है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, अधिक शक्तिशाली मशीन उसी कार्य को कम समय में पूरा करेगा, अधिक समय में नहीं। अधिक शक्ति का अर्थ होता है काम करने की उसकी जो एफिशिएंसी, उसकी जो दक्षता है वो अधिक है। जैसे अगर हम बात करें, यदि दो मशीनें एक ही काम करती हैं लेकिन एक ही से तेजी से करती है तो वह अधिक शक्तिशाली होगी, उसकी कार्य करने की जो एफिशिएंसी है, जो क्षमता है वो अधिक होगी। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊर्जा किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता है। ऊर्जा का मात्रक कार्य के समान ही होता है, अर्थात जूल। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा IP एड्रेस URL के बीच अंतर का सटीक वर्णन करता है? IP एड्रेस और URL के बीच कौन जो है सटीक वर्णन करता है? देखिए, IP एड्रेस विशिष्ट रूप से इंटरनेट पर एक डिवाइस की पहचान करता है, जबकि URL वेब रिसोर्स के अद्वितीय एड्रेस को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, सही आंसर इसका सही हो जाएगा। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान जो SSLV है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके तीन मुख्य चरणों में से किस प्रकार के प्रोपल्सन सिस्टम का उपयोग किया जाता है? लिक्विड, हाइब्रिड, न्यूक्लियर या फिर सॉलिड। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों में सॉलिड प्रोपल्सन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दहन के लिए। ठीक, जैसे मान लीजिए रॉकेट है तो पीछे इसके दहन होता है, उसकी बात कर रहा है। ठीक, किस भारतीय संगठन ने गगनयान अंतरिक्ष मिशन हेतु ह्यूमनॉइड स्केल का डिजाइन विकसित किया है? ह्यूमनॉइड स्केल का डिजाइन विकसित किया, किसके द्वारा इसका विकास किया गया है? देखिए, इसका जो विकास किया गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा किया गया है, ऑप्शन सी। भारत के आदित्य L1 मिशन का मुख्य केंद्र कौन सा खगोलीय पिंड है? L1 आदित्य की अगर हम बात करें, भगवान सूर्य का पर्यायवाची आदित्य होता है। किसके लिए भेजा गया था? सूर्य का जो बाह्य कोरोना है उसके अध्ययन के लिए भेजा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ध्वनि तरंग की आवृत्ति में वृद्धि के साथ ध्वनि का तारत्व बढ़ता है। हमारा मस्तिष्क उच्च और निम्न तारत्व के बीच अंतर नहीं कर सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला सही, दूसरा गलत है। दूसरे में क्या कह रहा है कि हमारा जो मस्तिष्क है उच्च और निम्न तारत्व के बीच अंतर नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बात गलत है। जब वायु में किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो इसमें उत्पन्न होने वाली तीव्र और तीक्ष्ण ध्वनि को क्या कहा जाता है? सोनिक ब्लास्ट, सोनिक वेव, सोनिक बूम या फिर शॉकरिंग। इसे क्या कहते हैं?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे सोनिक बूम कहा जाता है। ऑप्शन सी। कौन सा शब्द दूर की सतह से परावर्तन के कारण ध्वनि की बार बार सुनाई देने की का सटीक वर्णन करता है? अनुरणन, अपवर्तन, विवर्तन या फिर प्रतिध्वनि? इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, प्रतिध्वनि। जैसे किसी खाली कमरे में अगर आप एक बार चिल्लाते हैं तो वही आवाज आपको दोबारा सुनाई देती है। यह किसके कारण संभव होता है? प्रतिध्वनि के कारण। या फिर आप किसी पहाड़ी इलाके में चले जाएं और किसी एक पहाड़ से, जहाँ बहुत सारे पहाड़ हों, किसी एक पहाड़ से अगर आप चिल्लाते हैं, कोई नाम पुकारते हैं, तो वही नाम जो है, ऐसा नहीं है कि आप नाम कोई और पुकारेंगे और कोई दूसरा नाम सुनाई देगा, जो आप नाम लेंगे वही नाम जो है दोबारा आपको सुनाई देगा। और यह पॉसिबल होता है किसके कारण? प्रतिध्वनि के कारण। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस सभागार में ध्वनि अस्थायित्व अनुरणन को न्यूनतम करने में कौन सा पदार्थ संयोजक संवर्धित प्रभावी होता है? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संपीड़ित फाइबर बोर्ड और सघन पर्दे। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। पदार्थ की कौन सी अवस्था अति ऊर्जावान आयनित कणों से बनी होती है और समानता तारों और नियॉन संकेतों में पाई जाती है? ठोस, गैस, द्रव या फिर प्लाज्मा? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्लाज्मा। ऑप्शन डी। कौन सा कथन ध्वनि संचरण की आवश्यकताओं का सही वर्णन करता है? ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है क्योंकि कणों को कंपन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि अपने विद्युत चुंबकीय गुणों के कारण अंतरिक्ष में प्रसारित हो सकती है। ध्वनि तरंगों की गति आरंभ के लिए कंपन के स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है यदि इसकी आवृत्ति पर्याप्त उच्च हो। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि कणों को कंपन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और निर्वात में कोई भी कण कंपन नहीं कर सकता, इसलिए हमें ध्वनि जो है सुनाई नहीं देती। जैसे अगर हम बात करें, अगर आप चंद्रमा पर चले जाते हैं तो चंद्रमा पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आवाज को नहीं सुन सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई माध्यम नहीं है जिससे कि ध्वनि का संचरण हो सके। तो सही आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कोशिका केंद्र की खोज का श्रेय दिया जाता है? कोशिका केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। और कब किया गया था? ये भी याद रखिएगा, 1831 में इन्होंने खोज किया था। ठीक है, 1831 में। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवों के 4 प्रमुख समूहों का सही प्रतिनिधित्व करता है? वो कौन है? वो है आपका जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। ऑप्शन बी। पेनिसिलिन की प्रतिजीवाणु गुणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? पेनिसिलिन के प्रतिजीवाणु की जो खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन सी। रेयान के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? यह काष्ठ की लुगदी से प्राप्त होती है और इसीलिए एक प्राकृतिक रेशा है। इसे प्राकृतिक रेशम की तरह बुना और रंगा जा सकता है। इस रेशम के कृत्रिम विकल्प के रूप में विकसित किया गया था। यह प्राकृतिक रेशम की तुलना में अधिक संवहनीय है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यह काष्ठ की लुगदी से प्राप्त होता है और इसीलिए यह एक प्राकृतिक रेशा, यह आपका गलत हो जाएगा। रेयान की बात करें, रेयान वास्तव में काष्ठ की लुगदी से प्राप्त होता है जो एक प्राकृतिक स्रोत है। हालांकि इसके विनिर्माण के चरण में रासायनिक जो उपचार है वह शामिल होता है जिससे यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक न होकर के मानव निर्मित फाइबर बन जाता है। तो पहला गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। नीले लिटमस पेपर को लाल करने का गुण किसकी विशेषता है? क्षार, आम्ल, लवण या फिर उदासीन? नीला लिटमस पेपर जो है लाल हो जाता है, किसमें लाल होगा? नीला लिटमस पेपर जो है अम्ल में लाल हो जाता है। ठीक, ऑप्शन सी। HDMI का तात्पर्य क्या है? HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है यह बताना है। HDMI का फुल फॉर्म जो है यह होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ऑप्शन डी, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ऑप्शन डी सही है। संतति में जीन संयोजन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? वे एक जनक के समान ही संतति का रूप सुनिश्चित करते हैं। वे संतति में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होने देते। वे विभिन्न विशेषताओं के प्रकट होने का कारण बनते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि केवल प्रमुख लक्षण ही प्रकट हो। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। वे विभिन्न विशेषताओं के प्रकट होने का कारण बनते हैं। ऑप्शन सी। मानव के प्रारंभिक विकास के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित हो जाता है। युग्मनज लगातार विभाजित होता है। कोशिकाओं के एक पिंड का निर्माण, निषेचन। इन्हें क्रम से आपको लगाना है। इन्हें क्रम से लगाने, देखिए सबसे पहले निषेचन आ जाएगा पहले नंबर पे। निषेचन पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद जो है युग्मनज लगातार विभाजित होंगे, यह आ जाएगा दूसरे नंबर पे। ठीक, उसके बाद जो है कोशिकाओं के एक पिंड का निर्माण होता है। उसके बाद जो है भ्रूण कोशिका की दीवारों में प्रत्यारोपण होता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4, 2, 3 एक ऑप्शन है। हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला NSM कंप्यूटर परम शिवाय कहाँ स्थापित किया गया था? परम शिवाय
इसका जो स्थापना है कहाँ किया गया था? देखिए इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसे कभी नहीं भूलेगा। कहाँ पे? IIT BHU में। परम शिवाय भगवान शिव की नगरी कौन है? वाराणसी। तो स्थापना कहाँ किया गया था इसका? IIT BHU में। ठीक, ऑप्शन सी। परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? परमाणु ऊर्जा विभाग DAE, इसका स्थापना 1954 में हुई थी और यह प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के अधीन कार्य करता है। परमाणु ऊर्जा विभाग में भारत सरकार का सचिव परमाणु ऊर्जा आयोग का पदेनाध्यक्ष होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है? GD बिरला पुरस्कार चिकित्सा विज्ञान साहित्य विज्ञान में अनुसंधान के लिए दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 50 वर्ष से अधिक आयु के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। या कह सकते हैं कि 50 वर्ष से अधिक आयु के जो वैज्ञानिक है वह शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के पात्र होते हैं। कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ओम प्रकाश भासीन पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, जो आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है यह 45 वर्ष की आयु तक के भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। ठीक है ना, कि 50 वर्ष। कितना है? 45 है। निम्नलिखित में से किसे ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य माना जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य किसे माना जाता है? CPU समय और अन्य संसाधनों को आवंटित कर प्रक्रियाओं के निष्पादन का प्रबंधन करना, एक नेटवर्क में कई उपकरणों के बीच इंटरनेट बैंडविड्थ उपयोग का समन्वय करना, इनपुट आउटपुट उपकरणों को संभालना और विश्वसनीय इंटरेक्शन सुनिश्चित करना, सुरक्षित और फाइल के कुशल प्रबंधन के माध्यम से स्टोरेज में डेटा को व्यवस्थित करना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? फुट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। फुट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 3, 4। दूसरा गलत है। ठीक है, बाकी सही हो जाएंगे। बौद्धिक संपदा अधिकार IPR, बौद्धिक संपदा अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है इसके बारे में बताइए कौन सा विकल्प सही है? बौद्धिक संपदा अधिकार रचनाकारों को किसी भी भौतिक संपत्ति की तरह ही अपने आविष्कारों, कलात्मक या साहित्यिक कार्यों से लाभ अर्जित करने की सुविधा देता है। इन अधिकारों को मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा की अनुच्छेद 27 में मान्यता दी गई है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। दोनों विकल्प सही है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 27 के तहत। ठीक है, यह भारत संविधान का अनुच्छेद नहीं है। ठीक है, यह जो उसका घोषणा पत्र है उसका अधिकार है IPR का। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पैटर्न पहचान का उदाहरण है? कौन जो है पैटर्न पहचान का उदाहरण है? फेशियल रिकॉग्निशन का उपयोग कर फोन अनलॉक करना। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड किसके लिए एक रूपक है? डेटाबेस, रिमोट सर्वर, स्काई नेटवर्क या फिर इंटरनेट? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी क्लाउड जो है इंटरनेट को संदर्भित करता है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड शब्द इंटरनेट का प्रतीक है। ठीक, भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ कौन सा क्रूज मिसाइल संस्करण एकीकृत किया गया? नाग, अग्नि, ब्रह्मोस या फिर पृथ्वी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी ब्रह्मोस, ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई 30 MKI में क्या किया गया? लगाया गया। ठीक है, जैव ईंधन के संदर्भ में देखिए, जैव ईंधन या जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है, यह किण्वन द्वारा निर्मित होता है, या वनस्पति तेल और पशु वसा से प्राप्त नवीकरणीय ईंधन है, या फिर इसका उपयोग विमानन में नहीं किया जा सकता। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? जैव ईंधन के बारे में। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। जब वनस्पति तेल और पशु वसा से प्राप्त नवीकरणीय ईंधन है, यह गलत है। बाकी आपके विकल्प सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कुछ पीढ़ियां दी गई और प्रक्षेपण यान। कौन सा प्रक्षेपण यान किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है उसे आपको सुमेलित करना है। ठीक है, उसे आपको सुमेलित करना है। देखिए अगर हम बात करें जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पहली पीढ़ी के अंतर्गत, प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV आता है। SLV जो है यह प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद जो है आपका जो द्वितीय पीढ़ी की बात करें, द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत ASLV आ जाएगा। ASLV द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत आ जाएगा, जिसका निर्माण किया गया था 1990 में। समय भी याद रखिएगा। ठीक है, ASLV इसके अंतर्गत आ जाएगा। और तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत आ जाएगा आपका PSLV। PSLV तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत आ जाएगा। इसका विकास कब किया गया था? 2008 में। और GSLV चौथी पीढ़ी के अंतर्गत आ जाएगा। और इसका विकास कब किया गया था? इसके विकास की अगर हम बात करें तो इसका जो विकास का चरण है अभी भी चल ही रहा है, लेकिन जो है 2015 के बाद देखने को मिला था। ठीक है, 2015 के बाद। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 4, 1, 2, ऑप्शन बी। डिप्थीरिया निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक या फिर जीवाणु? डिप्थीरिया जिसे काली खांसी भी कहा जाता है, किसके कारण होता है? यह जीवाणु के कारण होता है। ठीक है,
डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है जो कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी के माध्यम से होता है। ठीक, सही आंसर इसकी अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी। रक्त के थक्के के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? विटामिन ए, सी, डी या फिर के? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के, ठीक है, यह है विटामिन के। तो सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और विटामिन के को नेफ्थोक्विनोन कहा जाता है। नेफ्थोक्विनोन ये इसका रासायनिक नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा में सही सम्मिलित नहीं है? विटामिन बी1 थायमीन, विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन, विटामिन बी5 पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी7 साइनोकोबालामिन। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। साइनोकोबालामिन विटामिन बी12 को कहा जाता है। ठीक है, विटामिन बी12 को कहा जाता है साइनोकोबालामिन। और विटामिन बी7 को क्या कहा जाता है? विटामिन बी7 को कहा जाता है बायोटीन। ठीक है, बायोटीन कहा जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सी रक्त वाहिका रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है? रक्त को हृदय से शरीर तक ले जाती है। और वो कौन सी रक्त वाहिका है? शिरा केशिका, धमनी या फिर लघु शिरा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धमनी। अम्लीय वर्षा नीचे एक पीएच के साथ वर्षा जल को संदर्भित करता है। अम्लीय वर्षा जो है इसका पीएच मान लगभग 5.6, ऑप्शन सी। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु के किस भाग में पाया जाता है? नाभिक, सबसे आंतरिक कक्षा में, सबसे बाह्य कक्षा में या फिर दूसरी कक्षा में? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे बाह्य कक्षा में पाया जाता है, ऑप्शन सी। क्रिस्टलीकरण के संदर्भ में देखिए, क्रिस्टलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग घोल से क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्रिस्टलीकरण में अशुद्ध ठोस पदार्थों को एक विलायक के साथ गर्म किया जाता है, फिर गर्म अवस्था में छाना जाता है और उसके बाद प्राप्त निस्यंदन अर्थात फिल्ट्रेट को ठंडा किया जाता है ताकि शुद्ध क्रिस्टल बन सके। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही है। दोनों विकल्प सही, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं उसमें किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के नाम से, और ये सभी प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वहाँ से जाकर के जो भी प्रैक्टिस सेट देखना चाहे देख सकते हैं। और उसके साथ साथ जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पर वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए गए हैं बहुत ही कम प्राइस पे। ठीक है, जहाँ पे अब तक के जो टेस्ट हुए हैं वो सब प्रोवाइड करा दिए गए हैं। बाकी जो लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी कराया जाएगा। लेकिन हाँ यही है, वहाँ पे आपको सब टेस्ट एक ही बार मिल जाएगा, अपने अकॉर्डिंग उसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे सॉल्व करना चाहें। ठीक है, यहाँ पे टाइमली कराया जाएगा। तो जैसा आप लोगों को सही लगे अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रचारित किया जाता है। प्रकाश जो है या सीधी रेखा में संचारित होता है और समांतर एक किरण के रूप में प्रदर्शित होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।